नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कैरियर इंडिया एजुकेशन में। जैसा कि हम एक श्रृंखला को चलाए हुए हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में यूनिट फर्स्ट में पहले ही चैप्टर जो अपना है संकल्पना एवं विचार वाला, इसको अपन ने पूरी तरीके से कर लिया है, जिसकी अलग अलग वीडियो भी पड़ी हुई हैं, साथ साथ में वन शॉट में पूरा 4.5 घंटे का लेक्चर है। आपको जो भी देखना हो आप उसमें देख सकते हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं। वैसे देखा जाए तो इसका भी एक इसकी भी एक जो क्लास है वो हो चुकी है। वो जो क्लास है वो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित थी। आज हम वैदिक काल पर चर्चा करेंगे। जिस प्रकार हमने सिंधु घाटी सभ्यता को बहुत छोटे से रूप में देखा, मात्र 40 मिनट का ही वो लेक्चर है, लेकिन उसमें फैक्ट काफ़ी सारे हैं। वहाँ से आपके जितने भी प्रश्न हैं वो सब के सब क्लियर हो जाएंगे। लेकिन इसके बाद जो हम देखेंगे अब वैदिक काल, उसको भी हम इसी तरीके से करेंगे। इसका कारण सिर्फ इतना ही है कि आप दूसरे जो आपके सब्जेक्ट हैं उन पर आप फोकस कर पाएँ। यदि अपन इसको मेंस के हिसाब से पढ़ते दोस्तों तो लगभग में ये 2 लेक्चर में जाता और दोनों लेक्चर 1.5 घंटे के होते। अगर आपको मेंस के हिसाब से देखना है तो आप लोग चले जाएं प्लेलिस्ट में 2023 मेंस MPPSC आप डालेंगे तो प्लेलिस्ट आ जाएगी, वहां पर आपको मेंस की लगभग में सभी क्लासें मिल जाएंगी। चलिए दोस्तों, आज हम चालू करते हैं। यहाँ पे हमने पिछली जो अपनी क्लास थी वहां पर सिंधु सभ्यता को हमने अच्छे से कर लिया था। आज हम वैदिक काल पर चर्चा करेंगे। चलिए चालू करते हैं। वैदिक सभ्यता, इसका जो टोटल पीरियड है वो है 1500 BC से 600 BC। बीच में जो 1000 हो जाता है, यहाँ से ये 2 भागों में बढ़ जाया करती है। कैसे बढ़ जाती है? ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक। ऋग्वैदिक सभ्यता में मुख्यतः ऋग्वैदिक सभ्यता को जानने का जो स्रोत होता है वो होता है मात्र हमारे पास में एक ही वेद है, वो है ऋग्वेद। जबकि जब हम चर्चा करते हैं किसकी? उत्तर वैदिक की, तो उसमें फिर जो बाकी के वेद होते हैं वो आ जाते हैं, आरण्यक आ जाते हैं, उपनिषद आ जाते हैं। उपनिषद तो अंत में आए थे, है ना, ब्राह्मण ग्रंथ आ जाते हैं, काफ़ी सारे स्रोत आ जाते हैं। तो चलिए हम इस वैदिक सभ्यता को चालू करते हैं। थोड़ा सा एक बिंब, एक चित्र आपके दिमाग में बनाना चाहूँगा। हमने देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता में जब हम देखते हैं तो वहाँ पर हमको इस तरीके से नगर वगैरह दिखाई देते हैं। नगर दिखाई देते हैं ना, इस प्रकार से हैं, सड़कें हैं, चौड़ी हैं, एक दूसरे को काट रही हैं, है ना। और उन्होंने इस तरीके से अपने नगर का जो नियोजन था, प्लान किया उसको, कि ऐसा लगता है कि कोई हाँ अच्छे खासे यहाँ पर इंजीनियर वगैरह रहे होंगे। लेकिन वहीं जब हम और आगे बढ़ते हैं, है ना, जब हम और आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं आर्य सभ्यता या वैदिक सभ्यता। ये टोटल ग्रामीण सभ्यता है दोस्तों। ये बात पचती नहीं है कि पहले नगरीय सभ्यता आ गई, फिर उसके बाद में ग्रामीण सभ्यता आ गई, है ना। ये बात जो है ये पचती नहीं है। ये ग्रामीण सभ्यता ये कैसे हुआ? तो इस पे जो इतिहासकार हैं उन लोगों के बहुत अपने अपने अलग अलग मत हैं, है ना। वो लोग अलग अलग अपने विचार व्यक्त करते हैं कि एकदम से जो थी सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो खत्म हो गई, समाप्त हो गई। कोई कहता है सतत रूप से समाप्त हो गई। फिर इसके बाद में आर्य सभ्यता आई। तो आर्य सभ्यता मुख्यतः कौन सी थी? ग्रामीण सभ्यता। अब एक बात और याद रखना, यहाँ से कनेक्ट करना कि ये जो है जो सिंधु घाटी सभ्यता वो प्रथम नगरीय क्रांति भी कहलाती है। अब द्वितीय नगरीय क्रांति होगी भाई, अभी नहीं होगी। अभी मैं करवाऊंगा महाजनपद काल में, अभी नहीं हो रही है। अभी तो अपन ग्रामीण में ही घूम रहे हैं। क्लियर? चलिए तो चलते हैं। इतिहास के अध्ययन की दृष्टि से वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांट दिया जाता है। तो एक तो हो गया ऋग्वैदिक काल 1500 BC से 1000 BC, और उत्तर वैदिक काल 1000 BC से 600 BC। इस BC का मतलब ईसा पूर्व है। उम्मीद है आप लोग इसको जानते होंगे। आर्य दरअसल मध्य एशिया के निवासी थे। ये कौन कह रहा है? ये प्रसिद्ध जो इतिहासकार हैं वो कह रहे हैं, जिनका नाम है मैक्स मूलर। वो कह रहे हैं भैया कि ये मध्य एशिया के निवासी हैं। हालांकि इसके साथ में उन्होंने अपने कारण भी बताए, और वो कारण एकदम सही खरे उतरते हैं, इसीलिए हमने आर्यों को मध्य एशिया मान लिया। हालांकि अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग बताया। उन्होंने कहा कि नहीं भैया, आर्य तिब्बत के हैं। ये अभी आएंगे कि किसने क्या क्या कहा है, पर मूल जो है अधिकतम इतिहासकार जिस बात पे सहमत हैं वो है मध्य एशिया। तो ये लोग क्या हुआ भैया, चारागाह की खोज में एशिया में भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में आ जाते हैं। शुरुआती दौर में कबीले वाला जनजीवन जीते हैं। धीरे धीरे उनके जीवन में स्थायित्व उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलता है। कारण इसका ये है कि शुरुआत में तो वो जन थे, कबीले थे, तो यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, घुमंतु हैं, नोमैटिक हैं। पर धीरे धीरे जब वो उत्तर वैदिक काल में आते हैं तो जीवन में स्थायित्व आने लगता है। दरअसल क्या होता है कि लोहे की खोज हो जाती है। लोहे की खोज से कृषि में क्रांति हो जाती है। कृषि में क्रांति के बाद जो होता है कि इनके जीवन में स्थायित्व, क्योंकि अब जब कृषि ज़्यादा होने लगी तो कृषि को रुक के करेंगे, क्योंकि मालूम है एक बार कृषि करने के बाद फिर से इस पे करना है। जमीनें ज़्यादा आने लगी, बहुत ज़्यादा अन्न उपजाने लगे, तो स्थायित्व आने लगा। वहाँ से फिर चीज़ें चेंज होने लगती हैं। ये इनकी विशेषताएं चल रही हैं दोस्तों, ठीक है।
इनकी भाषा संस्कृत थी। अभी लेखन कला का ज्ञान नहीं हुआ है। भारत में लेखन कला 600 ईसा पूर्व से प्रारंभ मानी जाती है, इसको भी याद रखना। अब उस बात को मैं फिर से आपके लिए दोहरा दूं जो मैं अक्सर बताता हूं कि सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता, इन दोनों को, किन किन को, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता, इन दोनों को कुछ इतिहासकार ऐसे हैं जो आद्य ऐतिहासिक काल में रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि सिंधु घाटी में लिपि मिली है पर पढ़ी नहीं गई है। पर वैदिक सभ्यता के लोगों को तो लेखन का ज्ञान ही नहीं था, पर मौखिक रूप से वो लोग बोला भी करते थे। तो कुछ लोग कहते हैं कि भैया ऋग्वेद में जब हमें वैदिक काल की जानकारी मिल रही है तो हम इसको आद्य ऐतिहासिक में क्यों रखें? क्योंकि हमको तो इसकी जानकारी मिल गई कि भैया ऋग्वेद में ये लोग यहाँ से आए थे, फिर यहाँ हुए, इस प्रकार से सप्त सैंधव प्रदेश है, ये है, सब कुछ है। तो ये एक अपने आप में उनमें विचारों में मतभेद है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ऋग वैदिक काल की जानकारी हमको ऋग्वेद से प्राप्त होती है, जबकि उत्तर वैदिक काल की जानकारी यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ हो गए, जो कि आपकी पहली यूनिट में है, अपन ने उनको अच्छे से कर लिया था। तो ब्राह्मण ग्रंथ हो गए, आरण्यक हो गए और उपनिषद हो गए। चलिए आगे चलते हैं। बोगाज कोई अभिलेख 1400 ईसा पूर्व का है, तुर्की से प्राप्त हुआ है, टर्की भी कहते हैं, जिसमें इंद्र हैं, मित्र हैं, वरुण हैं, नासत्य हैं, इन देवताओं का उल्लेख है। अब यार देखिए, इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य ये हैं तो भारत के देवता, एक तरीके से भारत में ही यार लोग आए हैं। अब ये लोग वहां क्या करने गए होंगे बताइए आप, मध्य एशिया में ये क्या करने गए होंगे? मित्रता कुछ निभाने गए होंगे, या वहाँ पे इनका कोई कोई फंक्शन रहा होगा, क्यों गए होंगे भाई? ये वहाँ रहे होंगे, इनको वहाँ माना जाता होगा। तो यहाँ से ये अंदाज लगाया जाता है कि भैया बोगाज कोई अभिलेख 1400 ईसा पूर्व का मध्य एशिया से प्राप्त हुआ है, जहाँ पर इस तरीके के जो इंद्र हैं, मित्र हैं, वरुण हैं, नासत्य हैं, देवताओं का उल्लेख हुआ है। तो हम एक अंदाज लगा लेते हैं कि हाँ यार, वहाँ से आर्य लोगों का आगमन नीचे की तरफ हुआ होगा, जो कि भारत के पश्चिम उत्तर क्षेत्र में आ गए। अब इन्हीं देवताओं की चर्चा ऋग्वेद में भी की गई है। यहाँ से अनुमान लगा लिया जाता है कि ये लोग मध्य एशिया से भारत में आए। एक है कस्य अभिलेख 1600 ईसा पूर्व। ये भी हमें आर्यों की जानकारी देता है। ये क्या जानकारी देता है? ये जानकारी देता है कि भैया एक जो आर्यों की शाखा थी वो ईरान निकल गई, एक शाखा यूरोप तरफ निकल जाती है। इस प्रकार से ये लोग सभी लोग अपने अपने रास्ते पर निकल जाते हैं, एक भारत की ओर आ जाती है। ये हमें कस्य अभिलेख बताता है। ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख 36 बार आया है। प्रश्न यहाँ से आएगा, आर्य शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है? तो 36 बार हुआ है। इसकी तुलना जेंदेवस्ता ईरानी ग्रंथ से की जाती है। तो जो ईरानी ग्रंथ है जेंदावस्ता और ऋग्वेद, इन दोनों की आपस में तुलना की जाती है। आर्य से अभिप्राय होता है श्रेष्ठ, अभिजात, कुलीन वर्ग से। यह जाति सूचक शब्द नहीं है, इसको याद रखना, ये भाषा सूचक शब्द है। क्या है? भाषा सूचक शब्द है। इसका अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ, महान, वीर, है ना, अभिजात, कुलीन, इस तरीके का। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि लोग अपने नाम के पीछे लगा लेते हैं, वहाँ से उनकी जाति भी इंगित होने लगती है, पर ये दरअसल जो जाति सूचक शब्द नहीं है। अब है वैदिक सभ्यता की उत्पत्ति में विशेष मत, वही जो मैंने बताया था। तो विलियम जोन्स कह रहे हैं भैया यूरोप से आ रहे हैं। बाल गंगाधर तिलक ने कहा नहीं, आर्कटिक प्रदेश उत्तरी ध्रुव से आ रहे हैं। इन सब ने अपने कारण बताए हैं। उन कारणों की चर्चा अगर मैं यहाँ करूँगा, इसीलिए फिर अपना जो लेक्चर है वो बड़ा हो जाएगा। उसकी चर्चा मैंने मेंस में कर रखी है, आप जाइएगा देख लीजिएगा। मैक्स मूलर भैया कहते हैं कि मध्य एशिया ये सर्वमान मत है। सब लोग उसमें मान लेते हैं कि हाँ भैया ये सही है। क्यों मान लेते हैं? ये जो दो अभिलेख मिल गए हैं, बोगाज कोई और कस्य अभिलेख, इनके चक्कर में मान लिया जाता है। ठीक है। अब भैया दयानंद सरस्वती तिब्बत भारत के महान व्यक्ति हुए। दयानंद सरस्वती जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना भी की थी, आप लोग पढ़ते हैं इसको, है ना। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन जो 21वीं 9वीं शताब्दी के हैं, उसी में दयानंद सरस्वती का नाम आता है। अविनाश चंद्र दास कह रहे हैं सप्त सैंधव प्रदेश। ये सप्त सैंधव प्रदेश है जहाँ पर 7 जो नदियाँ थी वो रहा करती थी। गंगानाथ झा कह रहे हैं नहीं भैया, ब्रह्मर्षि देश है। अब ये क्या है ब्रह्मर्षि देश? ये अपन अभी देखेंगे जब इनकी भौगोलिक स्थिति पर आएंगे। ऋग्वैदिक काल के लोगों का भौगोलिक विस्तार सप्त सैंधव क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में गंगा नदी का 1 बार और यमुना नदी का 3 बार उल्लेख मिलता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि उनकी पूर्वी सीमा गंगा नदी है। चलिए भैया, तो यहाँ नक्शा बना लेते हैं और समझ लेते हैं। ये बन गया अपना भारत। ठीक है। आर्य कहाँ से आ रहे हैं? यहाँ से। अब ये जब आ रहे हैं आर्य यहाँ से, तो जो ऋग्वेद है उसमें गंगा का 1 बार उल्लेख है। तो गंगा नदी यहाँ से आ रही है और यमुना नदी भी आ रही है यहाँ से। तो यमुना नदी का कितनी बार उल्लेख है? 3 बार है। और गंगा नदी का 1 बार उल्लेख है। तो हम ये अंदाज लगा लेते हैं कि इनकी पूर्वी सीमा क्या रही होगी? गंगा नदी। फिर जब उत्तर वैदिक काल में आएंगे तो यहाँ पर एक और नदी आ जाती है जिसका नाम है गंडक। ये गंडक नदी जो है वो उत्तर वैदिक काल के लोगों की
पूर्वी नदी हो जाती है, पूर्वी सीमा हो जाती है, क्योंकि आर्य लोग आगे आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे ना। अभी तो गंगा यमुना के दोआब में है, फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ आ जाते हैं। क्लियर हो गया। चलिए, सतलज से यमुना नदी का क्षेत्र ब्रह्मावर्त कहलाता है। कहाँ से? सतलज से यमुना नदी। तो यहाँ पर जो है सतलज नदी थी, तो यहाँ से लेकर जो यमुना नदी है यहाँ के बीच का क्षेत्र ब्रह्मावर्त कहलाता है। और ब्रह्मर्षि देश कौन सा कहलाता है? ये सरस्वती वाला जो क्षेत्र था वो ब्रह्मर्षि देश कहलाता है। जो वेद हुए, वेदों का संकलन हुआ, वो अधिकतम सरस्वती नदी के किनारे ही माना जाता है। इसलिए ब्रह्मर्षि जो देश है या ब्रह्मर्षि जो क्षेत्र है उसकी एक मान्यता है ऋग्वेद में। क्लियर। चलिए, तो याद रखना, ब्रह्मर्षि देश, ब्रह्माव्रत देश और सप्त सैंधव प्रदेश कौन सा था? जो यहाँ पर 7 नदियां थी इस प्रकार से, उनका जो क्षेत्र था वो था सप्त सैंधव प्रदेश। ऋग्वैदिक काल के व्यक्तियों की उत्तरी सीमा हिमालय, तिब्बत, पश्चिमी अफगानिस्तान और दक्षिण में अरावली तक विस्तृत थी। अब देखिए होता क्या है, यहाँ पर है अरावली पर्वत। कहाँ पर? यहाँ पर राजस्थान के पास में। तो इनकी भौगोलिक सीमा कहाँ से कहाँ तक हो जाती है? तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर तो भाई अफगानिस्तान वाला क्षेत्र हो गया, ऊपर हिमालय वाला क्षेत्र हो गया, पूरब में देखा तो भैया गंगा नदी हो गई, और दक्षिण में देखा तो अरावली पर्वत हो गया। पर कुछ समय के बाद आगे भी बढ़ेंगे। जब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर गंगा नदी हो जाती है, जो गंगा नदी सीमा थी, तो उसके बाद गंडक नदी आ गई। और यहाँ जो अरावली पर्वत थे तो ये लोग बिंद के क्षेत्र तक आ गए। ये बिंद क्षेत्र, ये बिंद की पहाड़ियाँ हैं, मध्य प्रदेश में पढ़ते हैं अपन, है ना। तो यहाँ तक आ जाते हैं। इस प्रकार से इनमें जो है हम इनकी सीमाओं को देखते हैं। क्लियर हो गया। इन सीमाओं को याद रखिएगा कि उत्तर वैदिक काल में दक्षिण कौन सी थी, और जो ऋग्वैदिक काल था उसमें दक्षिण कौन सी थी या पूर्वी कौन सी थी। तो ये तो आपको हो गया। उत्तर की तो बराबर रही, यहाँ वाली भी बराबर रही, बदली कौन कौन सी? दक्षिण वाली और पूरब वाली। चलिए, उत्तर वैदिक काल में पूर्वी सीमा गंगा नदी की बजाय गंडक नदी हो जाती है तथा दक्षिणतम सीमा अरावली की बजाय विंध्य के पर्वत नर्मदा तक हो जाते हैं। क्लियर। अब ये होता है तो ये किस में होता है? एक विदेह माधव की कथा आती है सतपथ ब्राह्मण में। किसकी? विदेह माधव की। विदेह माधव। इन विदेह माधव की कथा से हम समझते हैं कि भैया उत्तर वैदिक काल चालू हो गया। क्या है कथा? जाइएगा मैं इसमें देखिएगा। चलिए, ऋग्वैदिक काल प्रशासनिक व्यवस्था अब देख लें। जैसा उन्होंने बताया है वैसे ही अपन को चर्चा करना है। सबसे पहले हमने दोनों की विशेषताएं देख ली हैं, अब सभी की हम प्रशासनिक व्यवस्था देखेंगे, आर्थिक देखेंगे, सामाजिक देखेंगे। क्लियर है। ऋग्वैदिक की प्रशासनिक व्यवस्था कबीलाई संरचना से प्रभावित है। विभिन्न कबीले के अपने अपने राजा हैं, सरदार हैं, जिनका संबंध अपने ही कबीले से होता था और जिनको हम जन कहा करते थे। कबीले को जन कहा जाता था और उसका जो रक्षक है उसको जनस्य गोपा कहा जाता था। कहीं कहीं ये नाम आपको जनपति भी देखने को मिलेगा। तो ये एक ही है, ठीक है, अलग अलग नाम से उसको ऋग्वेद में पुकारा गया है, क्योंकि ऋग्वेद आर्य स्थायी जीवन नहीं जीते थे। पहले यहाँ है, फिर यहाँ आ गए, फिर यहाँ आ गए, इस तरीके से है। तो इनका मूल आधार परिवार था। परिवार का प्रमुख जो है वो मुखिया कहलाता था, जिसे कुलपा या कुलप कहते थे। अब देखिए, जन का जो प्रमुख है उसको जनस्य गोपा कह दिया। अब ये किस प्रकार से बटा हुआ है इसको देख लेते हैं। सबसे पहले तो नीचे से देखते हैं, यहां से अच्छे से याद होगा। कुल सबसे नीचे वाला है तो उसका हो गया प्रमुख, कौन हो गया? कुलप। ठीक है। कुल से मिलकर बन गया ग्राम, तो ग्राम का प्रमुख हो गया ग्रामणी। ग्राम से मिलकर बन गए विश, तो विश का जो प्रमुख हो गया विशपति। और विश से मिलकर बन गया जन, तो उनका जो प्रमुख हो गया वो हो गया जनस्य गोपा या जनपति। ठीक है। चलिए, इस प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था है। ऐसी इसलिए है क्योंकि ये लोग अभी कबीले के रूप में है। अभी कोई हमें स्पष्ट यहाँ दिखाई देने को नहीं मिलता। सेनाएं बिल्कुल नहीं है इनके पास में, स्थायी सेना तो बिल्कुल है ही नहीं। आसपास के लोगों को बुला लेते हैं लड़ाई करने के लिए। राजपद का आम स्वरूप वंशानुगत था। कभी कभी निर्वाचन की सूचना मिल जाती है, यानी जो राजा है उसी का पुत्र जो है अब राजा बनेगा, लेकिन कभी कभार निर्वाचन की सूचना मिलती है। स्थायी सेना का अभाव है और कोई भी प्रशासनिक तंत्र स्पष्ट दिखाई नहीं देता, क्योंकि करारोपण प्रणाली अभी स्थापित ही नहीं हुई है। करारोपण प्रणाली यानी कि राजा को टैक्स देना। पुरोहित हैं, सेनानी हैं, युवराज है, विश्वपति आदि कुछ हमें अधिकारी यहाँ पर मिल जाते हैं। अभी जब उत्तर वैदिक काल में आएंगे तो यही लोग बढ़ जाएंगे, इनकी संख्या बढ़ जाएगी। गोचर एक व्यक्ति होता था जो भूमि का अधिकारी होता था। इसको गोचर भूमि का अधिकारी वाचपति कहलाता था। यानी गोचर का मतलब है जहाँ गाय चरा करेंगी या गायों की जो भूमि है उनका भी एक अधिकारी था जिसको वाचपति कहते थे। इसके अलावा कुछ संस्थाएं यहाँ देखने को मिलती हैं। एक सभा है जिसके प्रमुख को सभापति बोलते हैं। समिति है जिसके प्रमुख को ईशान कहते हैं। एक संस्था है विदत जो कि धार्मिक और सैनिक मामले देखा करती थी, धार्मिक और सैनिक मामले देखा करती थी। और एक और है गण, ये स्पष्ट रूप से नहीं है कि ये कौन सी थी, पर संस्था तो थी। अब देखिए, सभा का जो ऋग्वेद है उसमें 8 बार उल्लेख हुआ है, समिति का 9 बार उल्लेख हुआ है, विदत का सबसे ज्यादा बार उल्लेख हुआ है, 122 बार उल्लेख हुआ है। ये सभी प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। अब देखिए, सभा जो हुआ करती थी वो जो वहाँ के वृद्ध व्यक्ति थे
सम्मानित व्यक्ति थे, समझदार व्यक्ति थे, बुजुर्ग व्यक्ति थे, अनुभव वाले व्यक्ति थे, वो सभी लोग सभा में रहा करते थे। समिति जो थी वो आम जनों की सभा थी जिसका प्रमुख ईशान हुआ करता था। क्लियर हो गया। चलिए, विदत हमने बता ही दिया कि धार्मिक और सैनिक मामलों में थी। अब देख लीजिए, सभा वृद्ध अनुभव व्यक्तियों की संस्था थी जबकि समिति आम लोगों की जनसभा। विदत सैनिक धार्मिक कार्य किया करते थे। अब ऋग्वैदिक काल की थोड़ी सामाजिक व्यवस्था को देख लेते हैं। भैया देखिए, पर्दा प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह नहीं है, बिल्कुल ठीक है भैया। अब समता मूलक समाज था, मुखिया प्रमुख हुआ करता था, महिलाओं की दशा अच्छी थी, पुत्री के जन्म को हतोत्साहित नहीं किया जाता था, विवाह की उम्र कितनी थी, 16 से 17 वर्ष, शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार स्त्रियों को था, कितनी अच्छी बात है, उनका उपनयन संस्कार भी होता था, कितनी अच्छी बात है। बाल विवाह का हमको कोई उदाहरण यहाँ पे नहीं मिलता। ऋग्वेद में दस्यु हत्या का उल्लेख मिलता है। ये दस्यु दरअसल कौन थे? ये वो थे जो गायों की चोरी कर लिया करते थे, क्योंकि जितना भी जीवन है ऋग्वैदिक काल में या वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में तो खास तौर पर गाय के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। गाय ही उनके लिए सब कुछ है, गाय ही धन है। कोई इस समय सिक्के वगैरह तो चल नहीं रहे हैं, है ना, कि नोट टोट छापने की कोई मशीन उस समय पर आ गई हो, सिक्के वगैरह आ गए हों, ऐसा कुछ नहीं है। तो गाय ही उनके लिए सब कुछ है, गाय धन है, गाय उनका सम्मान है, गाय के पीछे लड़ाई भी करते हैं, गायों की जो चोरी करता है उनको उनकी हत्या भी कर देते हैं। तो इसी प्रकार ये जो दस्यु हत्या का उल्लेख है वो गाय के संदर्भ में है। क्लियर है। ऋग्वेद में गाय को इतना महत्वपूर्ण माना गया है कि एक शब्द आता है गोहंता। गोहंता, गोहंता का मतलब होता है, ये गोहंता दरअसल किसके लिए प्रयोग किया गया है? ये गोहंता प्रयोग किया गया है जो जैसे रिश्तेदार के लिए, जो हमारे रिश्तेदार होंगे उनके लिए। अब ये क्या है? कुछ लोग इसका मतलब ये समझते हैं गोहंता की जो रिश्तेदार होंगे, अगर कोई आता है तो उनको गाय का मांस खिलाया जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। गोहंता दरअसल एक भाव है, एक भाव। जैसे गाय उनके लिए बहुत प्रिय है, तो यदि उनके यहाँ रिश्तेदार आ रहे हैं तो उसके सम्मान में वो गाय की भी बलि दे देंगे, है ना। तो ये एक तरीके का भाव था। ये ऐसा नहीं है कि वो दे ही देंगे, कोई ऐसा कर ही देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं था। तो ये यहाँ से शब्द गोहंता प्रयोग होता है। क्लियर है। अब आप खुद सोचिए, जिनका जीवन ही गाय पे है वो गाय के संग ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये इसीलिए शब्द प्रयोग किया गया है और भाव रूप में किया गया है। ठीक है ना। चलिए, ऋग जैसे अपन कहते नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए जान दे दूंगा, तो क्या दे ही देते हैं, है ना। बोलते होगे ना आप लोग, भैया जान दे देंगे आपके लिए, है ना। लेकिन कभी आप ऐसा हो तो सबसे पहले आप ही पीछे भाग जाओगे, अरे भैया मैं नहीं दे पाऊंगा जान वगैरह। तो ये एक भाव है। ऋग्वेद में आर्य सूती और ऊनी दोनों तरह के वस्त्रों का उपयोग करते थे। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। ऋग्वैदिक आर्य जो है वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजनों का प्रयोग करते थे। इनका मधुर पेय पदार्थ सोमरस था। एक बात याद रखिएगा, जो आर्य हैं वो भी शाकाहारी और मांसाहारी हैं, और सिंधु घाटी सभ्यता के भी शाकाहारी मांसाहारी थे। दोनों में थोड़ा अंतर था कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सब कुछ खा जाते थे, वो लोग कछुआ भी खा लेते थे, पर आर्यों के यहाँ पे ऐसा नहीं है, है ना। ये लोग कुछ ही चीज़ों के मांस का जो है वो भक्षण वगैरह किया करते होंगे। चलिए, घुड़दौड़, मल्ल युद्ध, नृत्य, संगीत आदि आर्यों के मनोरंजन के प्रमुख साधन थी। ये कछुआ वाली बात मैंने इसलिए कह दी कि जब कभी इनमें अंतर लिखने को आता है तो आपको मालूम होना चाहिए। ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी या नहीं, समझना ध्यान से, इस विषय में विद्वानों में मतभेद है। फिर भी बहुत हद तक ये माना जाता है कि वर्ण व्यवस्था का कंसेप्ट ऋग्वेद में 10वें मंडल यानी 10वें मंडल में आया, जो पुरुष सूक्त में है, जो कि बाद में जोड़ा गया है। यानी कि जब मैं शुरुआत में आपको वेद पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि इसका जो 10वां मंडल है, पहला मंडल, ये बाद में जोड़े गए हैं, और दूसरे से लेके बाकी जो मंडल थे वो पहले के हैं। तो जब बाद में जोड़े गए हैं तो जो इतिहासकार हैं वो ये भी सोचते हैं या ये दिमाग लगाते हैं कि ये व्यवस्था, जो वर्ण व्यवस्था है, वो बाद में आई होगी। प्रारंभ में समाज में दो ही वर्ग थे, एक था आर्य और एक था अनार्य। कुछ समय के पश्चात जब कार्य विभाजन की आवश्यकता पड़ती है तब समाज में कार्य के अनुसार 4 प्रकार से लोग विभाजित हो जाते हैं। किसमें हो जाएंगे भैया? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये बहुत अच्छी व्यवस्था है, मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों। कब की? लेकिन ऋग्वैदिक काल की। जैसे ही उत्तर वैदिक काल आएगा तो यही व्यवस्था, ये समझ लीजिए कि इतनी बेकार हो गई कि इसी व्यवस्था ने हमको मुगलों का भी गुलाम बनाया, इसी व्यवस्था ने हमको आगे चल के अंग्रेजों का भी गुलाम बनाया। इस व्यवस्था ने बहुत ज़्यादा भारत को कमज़ोर कर दिया था, क्योंकि सब लोग आपस में रहते हुए भी बटे हुए थे, है ना। ऋग्वैदिक काल की लेकिन ये व्यवस्था बहुत बढ़िया थी। कैसे थी अब भी मैं बताता हूँ आपको। इस प्रकार श्रम विभाजन के आधार पर समाज में 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का उदय हो चुका था। समाज का यह वर्गीकरण कर्म पर आधारित था, जन्म पर नहीं। इसलिए यह वर्ण व्यवस्था कठोर नहीं थी, लोग अपना वर्ण बदल सकते थे। एक ही घर में सभी प्रकार के लोग हो जाते थे, ब्राह्मण भी हो गया, क्षत्रिय हो गया, वैश्य हो गया, शूद्र हो गया।
और शूद्र को हीन दृष्टि से इसलिए नहीं देखा जाता था क्योंकि उनका जो मुख्य काम था वो सेवा का था, और सेवा हर कोई कर नहीं सकता, वही करेगा जिसके अंदर समर्पण है। अहंकारी व्यक्ति तो सेवा कर ही नहीं सकता, तो उनका काम और ज़्यादा ऊपर माना जाता था। पर जब उत्तर वैदिक काल में आए तो फिर ये हो गया कि भैया अब जन्म से हो गया कि भैया जो पहले ब्राह्मण थे तो अब उनका पुत्र भी ब्राह्मण हो जाएगा, जो क्षत्रिय थे उनका पुत्र भी क्षत्रिय हो जाएगा। इस प्रकार समाज में कुरीतियां होने लगी कि जो व्यक्ति जिस कार्य के लिए नहीं है फिर भी वो उस कार्य को जबरदस्ती मान रहा है, अपने आप को श्रेष्ठ कह रहा है। तो ये कहानी जब आ गई तब फिर जाके कुरीतियां आ गई। चलिए आगे चलते हैं। ऋग्वैदिक आर्य बहुदेववादी थे, उनके अनेक देवी देवताओं की वो लोग उपासना किया करते थे। आकाशवासी सबसे पहले देवता देख लें, ये आता है कि कौन से देवता कहाँ के थे, तो धौस, इनका कहीं कहीं नाम सिर्फ अकेले धौ भी आता है, तो ये वही हैं। वरुण, मित्र, सूर्य, उषा, सविता, विष्णु, अदिति, अश्विनी आदि की पूजा की जाती थी। ये आकाशवासी देवता हैं। अंतरिक्षवासी कौन से हैं, इंद्र है, रुद्र है, मरुत है, वात है, इन सभी का पूजन किया जाता था। पृथ्वीवासी देवता कौन कौन से हैं, तो अग्नि है, सोम है, पृथ्वी है, बृहस्पति है, सरस्वती की भी उपासना हुआ करती थी। ऋत की अवधारणा, ये आप में टॉपिक है। ऋत की अवधारणा का स्वरूप हमें ऋग्वैदिक काल में ही हम देखते हैं। ये गा दोस्तों आधा है ना, इसको हटा देते हैं, ये ऋग्वैदिक काल में ही देखते हैं। मंदिर और मूर्ति पूजा का यहाँ अभाव दिखता है। स्तुति और यज्ञ छोटे छोटे होते हैं। फिर याद रखना, मूर्ति पूजा की शुरुआत गुप्त काल में दिखेगी। कब दिखेगी, गुप्त काल में दिखेगी। माफ करिए, जो मूर्ति पूजा है वो हमको सिंधु सभ्यता में मिलेगी, सिंधु सभ्यता से मिल जाती है, ठीक है, और यहां पर नहीं मिलती है। पर मंदिरों की जो प्रथा है वो गुप्त काल में मिलेगी। किसकी, मंदिरों की, है ना। थोड़ा ये गलत हो गया था तो मैंने आपको बता दिया, फिर से समझ लीजिए कि मंदिर बनाने की जो प्रथा है वो गुप्त काल की है। मूर्ति पूजा सिंधु सभ्यता में मिल जाती है, पर हमें फिर ये उत्तर वैदिक काल में, जो वैदिक काल है वहां पर हमको देखने को नहीं मिलती है, ठीक है ना। मंदिर और मूर्ति पूजा का अभाव है। स्तुति और यज्ञ जो है वो छोटे छोटे होते हैं, कोई बड़े बहुत भारी यज्ञ यहाँ पे नहीं है। अब ऋग्वैदिक काल की आर्थिक स्थिति देख लेते हैं। ऋग्वैदिक आर्य जो कि कबीलाई समाज पर है, इसलिए इनका मुख्य कार्य है पशुपालन, कृषि उनका दूसरा प्रमुख कार्य है। इस समय आर्थिक स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है गाय की, जो कि वस्तु विनिमय के माध्यम से पूरी आर्थिक स्थिति में सहायता करती है या सहायक रहती है। यानी कि आपको कोई सामान खरीदना है, आपके पास गाय है, आप गाय दें और ले लें। आपको अनाज खरीदना है, आप गाय दें और ले लें। आपको कुछ भी करना है आप गाय के माध्यम से कर लेंगे, क्योंकि गाय ही धन है। आर्य लोग भेड़ भी पाल रहे हैं, बकरी पाल रहे हैं, बैल है, ये बैल है, घोड़े हैं, गधे हैं, ऊंट हैं आदि सभी जानवरों को पालते थे, पर उनके लिए गाय सबसे महत्वपूर्ण थी। अब फिर समझना, सिंधु सभ्यता में क्या था महत्वपूर्ण, कुबड़ वाला सांड था ना, पूज्य था। और सबसे ज्यादा किसका मोहरों पर अंकन मिला है, तो एक श्रृंगी पशु यूनिकॉर्न का मिला है। तो बैल वहां है, कुबड़ वाला सांड, और गाय यहाँ है। ऋग्वैदिक आर्यों के उद्योग धंधे उन्नत अवस्था में थे। सूती और ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र तैयार किए जाते थे। सोने के विभिन्न आभूषण भी बनाए जाते थे, और कुंभकार चाक पर मिट्टी के सुंदर बर्तन बनाया करते थे या बनाए जाते थे। अर्थव्यवस्था का आधार निर्वाह मूलक था। शब्द बहुत प्यारा है ये, निर्वाह मूलक, पर समझना भी जरूरी है। सिर्फ जीवन का निर्वाह करने के लिए ही, सिर्फ जीवन का निर्वाह करने के लिए ही व्यक्ति कमा रहा है। एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, कोई भोग विलास की वस्तु नहीं चाहिए, कि ऐसा नहीं है कि भैया एक घर तो बन गया है, चार और बन जाए, तो अब चार बन जाए तो बेईमानी कर ली जाए, है ना। तो अब जो एक घर है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, घर भी उनका कोई है ही नहीं, क्योंकि वो लोग तो अपना स्थान बदल रहे हैं, कबीलाई हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहे हैं। मतलब जितनी आवश्यकता है उतना ही लेना है, आप आवश्यकता से अधिक नहीं लेना है, तो कोई इच्छा ही नहीं होगी। तो इस प्रकार अर्थव्यवस्था का आधार क्या है, निर्वाह मूलक है। अब सुनिए, ये शब्द यहाँ से आते हैं। ऋग्वेद में खेत के लिए क्षेत्र शब्द का प्रयुक्त होता है, मतलब खेत के लिए क्षेत्र शब्द प्रयुक्त होता था, यह होता है, जबकि लांगल शब्द का प्रयोग हल के लिए किया जाता था। लांगल को हल कह रहे हैं, क्षेत्र को खेत कह रहे हैं। इसी के अलावा एक होता है कीवास। अब इसको आप लिखते चलना, इसको कह रहे हैं किसान। कीवास को क्या कहा जा रहा है, किसान। एक और शब्द आता है तक्षण, इसको क्या कह रहे हैं, इसको कह रहे हैं बढ़ई। एक और शब्द आता है जिसका नाम है वाप्ता, इसको क्या कह रहे हैं, ये भैया नाई है जो बाल वगैरह काटा किया करता था। तो वाप्ता शब्द आ रहा है, तक्षण शब्द आ रहा है, कीवास शब्द आ रहा है, क्षेत्र शब्द आ रहा है, लांगल शब्द आ रहा है।
चलिए आगे चलते हैं। स्वात घाटी से जुते खेत का साक्ष्य मिला है 1000 ईसा पूर्व। काफ़ी सारी जो परीक्षाएं हैं उनमें ये सब प्रश्न जो है पूछा गया था, ये स्वात घाटी वाला, तो इसकी उम्मीद रहती है। कुछ प्रमुख शिल्पी जैसे कि रथ निर्माण, धातु निर्माण, बढ़ईगिरी आदि के कार्य का उल्लेख भी ऋग्वेद में किया गया है। स्वर्ण को सोना बोलते थे, जबकि तांबा या कांस्य को अयस कहा जाता था। ऋग्वेद में व्यापारी के रूप में पणि की चर्चा होती है, जो गैर आर्यों से संबंधित थे। ये जो पणि हैं ये जो गैर आर्य हैं, ये लोग गायों की चोरी कर लिया करते थे, फिर उनके चक्कर में युद्ध हुआ करते थे, है ना। तो अब देखिए ये जो पणि है ना, ये पणि आगे चलकर आपको काफ़ी दिखेंगे, ये मौर्य काल में भी होंगे, गुप्त काल में भी होंगे। तो पणि की चर्चा शुरुआत में ऋग्वैदिक काल में ही हो जाती है। व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था। मुद्रा अर्थव्यवस्था का विकास नहीं हुआ है, और मुद्रा के रूप में निष्क और शतमान की बात आती है, लेकिन ये कोई नियमित सिक्के नहीं है। कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि ये जो निष्क और शतमान है ये गले के हार वगैरह हुआ करते थे, है ना, इस तरीके के हैं ये। बाकी इनकी जो कोई अगर हम ये कहें कि ये कोई नियमित मुद्रा है तो ऐसी बिल्कुल नहीं थी। पूरा काम किससे हो रहा है? गाय से हो रहा है। चलिए भैया अब आ जाते हैं अपन किस पे? उत्तर वैदिक काल पर। अब इसकी जो चर्चा है दोस्तों वो अपन करेंगे कल, ठीक है। यहाँ से अपन अपनी जो क्लास होगी इसको चालू करेंगे, उत्तर वैदिक काल को, और यहाँ से पहुँचते हुए महाजनपद काल में पहुँचेंगे, फिर मौर्य काल में पहुँचेंगे, फिर मौर्य उत्तर में पहुँचेंगे, फिर गुप्त में पहुँचेंगे, फिर गुप्त उत्तर में पहुँचेंगे, फिर उसके बाद राजपूत काल में पहुँचेंगे। राजपूत काल के बाद में अपन सीधा मोहम्मद बिन कासिम और जो अपना महमूद गजनबी है और मोहम्मद गौरी है, इनके आक्रमण होंगे भारत में, फिर मध्यकालीन भारत की ओर प्रवेश कर जाएंगे। वहाँ पर अपन देखेंगे सल्तनत काल को, और उसके बाद में अपन आएंगे सीधे मुगल काल पर। और मुगल काल के साथ साथ में देखा जाए तो जो मराठे हैं वो भी चलते रहेंगे। साथ में सल्तनत काल के दौरान ही दक्षिण भारत में जो अपना मोहम्मद बिन तुगलक था, उसी के समय के बाद में अगर देखा जाए कहीं ना कहीं तो जो विजयनगर साम्राज्य है वो स्थापित हो जाता है, बहमनी साम्राज्य है वो स्थापित हो जाता है मोहम्मद बिन तुगलक के बाद, ठीक। चलिए दोस्तों, तो उसको अपन देखेंगे। आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं।